नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आत्मसम्मान की लड़ाई। आज वंदना के घर उसे देखने वाले आ रहे थे और वंदना कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि माँ ने उसे तभी टोका, बेटा आज तू घर पर ही रह, तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं और तू थोड़ा ठीक ठाक से तैयार हो जाना, तब तक मैं दूसरे कामों को निपटा ले देती हूँ। वंदना, अरे माँ आप पहले बता देती, मेरी सहेलियां मेरे इंतजार कर रही होंगी। वंदना ने खींचते हुए कहा, अच्छा ठीक है, आज बस मेरी बात तू सुन ले, कल से घर पर रुकने के लिए नहीं कहूंगी। वंदना ने अपनी माँ की बात मानी और कॉलेज नहीं जाती है। दोपहर के 2 बजे लड़के वाले आते हैं वंदना को देखने के लिए। माँ भी बहुत ही उत्सुक थी, बहुत सारी तैयारियां करके बैठी थी। कुछ देर बैठने के बाद बात का सिलसिला शुरू हुआ। लड़के के पिता ने वंदना के पिता से उनकी आय के विषय में पूछा और घर परिवार की स्थिति के विषय में पूछा। उन्होंने क्रम से सभी का उत्तर दिया। फिर उन्होंने वंदना को कहा, बेटा चाय लेकर आओ। वंदना आती और सभी को सम्मान पूर्वक चाय नाश्ता कराती है। आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है, लड़के के पिता बोले। बेटा तुमको कैसी लगी वंदना? लड़के ने सहमति पूर्वक संकेत किया। बेटी कहाँ तक पढ़ाई की है? वंदना ने कहा, बीए तक। इतना सुनते ही लड़के के पिता गुस्से से लाल हो गए और कहा कि हमसे कुछ और कहा गया है। हमसे कहा गया है कि लड़की मिडिल पास है। इतनी ज्यादा पढ़ी लड़की से शादी करके अपना घर थोड़ी ही बर्बाद करना है। हम ये शादी नहीं करेंगे। इतना कहते ही वो घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से 10 कदम दूर जाते ही उनकी गाड़ी किसी ट्रक की चपेट में आ जाती है और उसके बाद लड़के के माता पिता दुर्घटना की भेंट चढ़ जाते हैं और लड़का बाल बाल बच जाता है। वंदना सोच रही थी कि मेरी पढ़ाई से इनका घर कैसे बर्बाद होता। इनकी सोच कितनी छोटी है। बेटा चाहे कितन जितना पढ़े पर बहू कम पढ़ी चाहिए। अच्छा हुआ जो बात समय रहते समझ में आ गई, वरना जिंदगी भर पछताना पड़ता। वंदना की माँ आज कुछ चिंतित लग रही थी और अपने पति राजेश से कह रही थी कि कैसे कैसे इंसान इस धरती पर हैं। पोशाक तो 21वीं शताब्दी की पहनते हैं और सोच 16वीं शताब्दी की रखते हैं। अब इंसान को जल्दी पहचानना और भी मुश्किल हो गया है। राजेश ने कहा, सुधा ऐसी बात नहीं है, सभी उंगलियां बराबर नहीं होती। शायद यह प्रभु का संकेत है, तभी हमारी अंगुलियां ऐसा निर्माण हुआ है। तुम खुद बताओ, तुम जितने लोगों से मिली सबका व्यवहार एक जैसा है? नहीं, यह बात तो आप सही कह रहे हैं, पर फिर भी किसी का व्यवहार हम सिर्फ चेहरे से कैसे जान सकते हैं? हमारी 4 बेटियां हैं, उनके रूप गुण दोनों में ईश्वर ने कोई कमी नहीं रखी है, पर इनका अपना संसार कैसा होगा इस बात की चिंता हमेशा लगी रहती है। मैंने सोचा था कि इस साल वंदना की शादी हो जाती तो हमें थोड़ा सा संतोष मिलता। इतने में वहां वंदना पहुंचती है और कहती है, आप क्यों चिंता करते हैं? आपकी बेटी में क्या कमी है? वो लोग अंधे थे, उन लोगों को मेरी कोई भी अच्छाई नहीं दिखी। देखना माँ, एक दिन आपकी इसी बेटी का हाथ कोई राजकुमार आकर मांगेगा, तब आप अपनी बेटी पर नाच करेंगी। 1 माह के बाद उसके मामा जी एक और रिश्ता लेकर आते हैं। शहर के चौक में उसकी कपड़े की दुकान है। लड़का देखने में ठीक ठाक है। मामा जी ने यह बात सुधा जी से कही और कहा कि सुधा कहती तो मैं उससे आगे बात बढ़ाऊं। ठीक है भैया, जैसा आप उचित समझें, आगे बात कीजिए। मामा जी दूसरे दिन कपड़े की दुकान पर पहुंचते हैं कि शादी की बात आगे बढ़ाई जाए। कपड़े की दुकान पर लड़का और उसका पिता दोनों ही वहां रहते हैं। तभी वहां पर जो लड़का पहले देखने गया था वह आता है और कहता है कि आप उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। जब मैं देखने गया था तब मुझे पता चला कि वह एमए पास है। इतनी पढ़ी लड़की क्या मेरे बस में रहती, और ना आप लोगों के बस में रहेगी। और तो और, जब हम वहां से निकल रहे थे तब कुछ दूर आने पर मेरे माँ पिताजी रोड दुर्घटना के भेंट चढ़ गए। ऐसी कुलक्षणी से कौन विवाह करेगा? जिस घर में जाएगी सब बर्बाद कर देगी। मामा जी बोले, सुनो बेटा, 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने वाले हो और कैसी बातें कर रहे हो? अभी भी अंधविश्वास में यकीन करते हो? पढ़ी लिखी लड़की एक साथ दो परिवार को मानसिक और सामाजिक दायरा बढ़ा देती है। उसमें सोचने समझने की ताकत होती है, विषम परिस्थितियों में धनोपार्जन कर सकती है। तो यह बताओ कि महिलाओं की शिक्षा पर बर्बाद करने वाली कैसी हो गई? और तुम कहाँ तक पढ़े हो? और शिक्षा जब बर्बादी का कारण है तो तुम स्कूल क्यों गए? मुझे मेरी शिक्षित भांजी पर नाज है।
मैंने अपनी बहन को भी अच्छी शिक्षा दी है और अपनी बेटियों को भी पढ़ने के लिए प्रेरित करता हूँ। और जिस परिवार में महिलाओं की और उनके शिक्षा की कद्र होगी, वहाँ पर मैं उस घर में अपनी बेटियों की शादी करूँगा। मामा जी की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग स्तब्ध हो जाते हैं और सभी उनके समर्थन में बोलते हैं कि कमाल की बात कही आपने। अब उस लड़के को सब समझ में आ गया होगा। पर उसी समय वह लड़का सबसे नजर बचाकर भाग खड़ा हुआ। दुकान पर बैठे पिता पुत्र दोनों ही मामा जी के आगे नतमस्तक हो गए और कहने लगे, हम आपकी भांजी से शादी करने को तैयार हैं। पर आपकी भांजी हमारे बेटे को पसंद करेगी तब, क्योंकि हमें तो बस दुकान देखना है, इसलिए हमारे बेटे ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है। मामा जी ने कहा, बेटा कहाँ तक स्कूल गए हो? बस बस 10वीं तक। अच्छा हुआ तुमने सब बता दिया, नहीं तो मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ता कि मैंने अपनी भांजी के साथ न्याय नहीं किया। मामा जी जब घर लौट कर आते हैं तो घर पर सभी लोग उपस्थित रहते हैं। सुधा, राजेश, वंदना और उनके सभी भाई बहन। मामा जी सबके सामने दुकान वाला किस्सा कहते हैं और कहते हैं कि हम फिर बाल बाल बच गए। सुधा पूछती है कि कैसे? मामा जी कहते हैं कि वही जो नया रिश्ता अमित लाया था वही दुकान वाला लड़का था। सभी वहां हंसने लगते हैं। मामा जी कहते हैं कि क्या करे भाई, जिसकी बेटियां होती हैं वह हमेशा अच्छे घर वर की तलाश में रहता है ताकि उसकी बेटी का जीवन सुखमय हो सके। सुधा, तुम्हें याद है ना, तुम्हें लेकर भी पिताजी कितना परेशान थे जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि मैं मुझे सुधा के हाथ पीले करना है, तो मैंने बहुत ही सोच समझकर राजेश का नाम सुझाया था, क्योंकि मैं राजेश को बचपन से जानता था और पिताजी ने भी राजेश को पसंद कर लिया था। राजेश भी सुधा को पाकर हमेशा से खुश है। राजेश एक शिक्षक रहते हैं और सुधा एक गृहिणी। 5 बच्चे, उनकी आय परिवार के लिए ऊँट के मुंह में जीरा के जैसी ही थी। उनके परिवार में शिक्षा का महत्व ज़्यादा था, जो कि हर मध्यम वर्गीय में होता है। सुधा अपने पति और बच्चों के साथ बैठी ही थी कि मामा जी सुधा से पूछे, यह बता सुधा, तेरी सहेली अब तुझसे मिलने आती है कि नहीं? कौन सहेली भैया? वही जो तुम्हारे साथ पढ़ती थी। अरे वह जो गोरी लंबी थी। अच्छा, तो आप शीला के विषय में पूछ रहे हैं? हाँ हाँ, वही शीला। वह भी अभी इसी मोहल्ले में रहती है, थोड़ी दूर पर। लगभग मैं रोज उससे मिलती हूँ। कुछ देर बाद मामा जी ने कहा कि मुझे अब चलना चाहिए, तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होंगी, और वो चले जाते हैं। सड़क पर कुछ दूर गए ही होंगे कि एक महिला की आवाज़ कानों से टकराती है, भैया आप? अरे शीला तुम, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम मुझसे इस तरह मिलोगी। अभी मैं सुधा से तुम्हारे बारे में ही पूछ रहा था। कैसी हो? ठीक हूँ कहकर उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगे। अरे यह क्या हुआ? तुम रोने क्यों लगी? बस यूं ही। नहीं, बता, तुझे क्या कष्ट है? जब तक बताएगी नहीं तब तक मैं हिलने वाला नहीं हूँ भैया। जब से मेरी शादी हुई है तब से मैं चैन से नहीं रह पाई हूँ। मेरे माँ पिताजी को अपना बोझ कम करना था, बस वही उन लोगों ने किया है। शादी से पहले उन्होंने लड़के और उसके परिवार के विषय में कुछ भी नहीं पता लगाया कि वह लोग कैसे हैं। शीला कहती चली गई कि भैया मेरा पति पहले से ही चरित्रहीन था। उसका कई लड़कियों के साथ संबंध था और वह अभी भी सुधरा नहीं है। और सास तो एक औरत होकर भी कितनी दुष्ट है। कहती है कि औरत आदमी के पैर की चप्पल है, वह जैसे चाहेगा वैसे रखेगा। तो यह बता, तूने अभी तक बताया क्यों नहीं? कैसे बताती भैया, ससुराल आते समय माँ ने कहा था कि अब वही तुम्हारा घर है, चाहे जैसा हो तुमको वहीं रहना है, नहीं समाज में हमारी बदनामी होगी। तुम वहां भले ही मर जाना पर ससुराल छोड़कर मत आना। और सास तो ऐसी है कि उसे काम कराने से फुर्सत नहीं। अगर मैं कभी अखबार या कुछ पढ़ने बैठती हूँ तो पैर से मारकर हटा देती है। कहती है कि पढ़कर जज बनना है, अगर बनना है तो अपने बाप के घर चली जा, वहां जाकर पढ़ाई करना। भैया परिवार में कोई भी अच्छा नहीं है। दिन भर काम करती हूँ और दिन भर ताने सहती हूँ। भैया मेरा मन यहाँ पर बिल्कुल नहीं लगता। यहाँ पर मुझे तो जो सुनना है सुनती ही हूँ, पर इससे भी इनका पेट नहीं भरता तो यह लोग मेरे माँ पिताजी को भी गालियाँ बकते हैं। और तो और भैया मेरे बच्चे भी उन्हीं का अनुसरण करते हैं। अब आप बताइए मैं क्या करूँ? शीला सब कुछ बताती चली गई। मैं कुछ सोच कर उपाय सुझाता हूँ, अगर तू राजी हो तो। वह कैसे? शीला बोली। वह ऐसे कि मैं कोशिश करूंगा कि तू दूसरी शादी कर ले, पर कैसे? मेरे बच्चे हैं, ये
क्या कहेंगे और समाज भी क्या कहेगा। अच्छा यह बता कि जब तू घुटती मरती है तब समाज कहाँ होता है, और तेरे बच्चे तेरा कभी दर्द समझते हैं तो वह तेरे अपने कैसे हुए। तेरी अपनी जिंदगी है कि नहीं। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, शीला बोली। तो मैं गलत क्यों बोलूँगा। शीला सोच रही थी, जब तक मैं प्रताड़ित होती हूँ और कुछ कहती हूँ तो मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने कितना सहा वह भी मेरे ऊपर ताना मारते हैं। इसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते हो लेते हैं। एक महीना बीत जाने के बाद अचानक सुधा शीला को अपने बुलाती है और कहती है कि भैया के सुझाव पर तुम्हारा क्या विचार है। शीला बोली कि मैं भी इस नरक से छुट्टी चाहती हूँ, पर मेरे बच्चों को जब यह पता चलेगा तो वह तूफान खड़ा कर देंगे। सुधा बोली कि भैया तो कचहरी में ही काम करते हैं, सब कानून कायदा जानते हैं, तुम हर तरह से सुरक्षित रहोगी। पर पहले तलाक के पेपर बन जाने दो और 1-2 दिन में पेपर तैयार हो जाएंगे, तब तक तुम बहुत ही शांत रहना। सुधा के भाई ने तलाक के पेपर के साथ साथ शीला के लिए बर की भी तलाश पूरी कर ली थी। जब पेपर शीला के घर जाता है तो शीला का अकड़ू पति कहता है, यह क्या है, डाकिया खुद खोल कर देख लो, और डाकिया वहां से चला जाता है। शीला का पति जब पेपर पढ़ता है तो वह जोर से चिल्लाता है, उल्टा तेरी यह मजाल, मुझे धोखा देगी तू, मेरे को तलाक देगी, घर परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोच कि उनकी जिंदगी कैसी होगी, लोग रास्ते पर निकलना मुश्किल कर देंगे। शीला वो गुरु रूप धारण कर चुकी थी। उसने कहा, सोचने का जिम्मा सिर्फ मेरे ऊपर है। जब आप तरह तरह के अत्याचार मेरे ऊपर करते हैं तब आपका भाषण और ज्ञान कहाँ गया था। अब बहुत हुआ, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। अरे माँ, मान जा, शीला की सास चिल्लाई। औरतें पति की पैर की चप्पल होती हैं और जब उसे निभाती हैं तो स्वर्ग में जाती हैं। शीला ने कहा कि आप ही ऐसा रिवाज निभाओ। मैं चली। इस पर परिवार के सभी लोग उसे बंद करके रखना चाहते हैं, पर मौका पर पुलिस आ जाती है और शीला सीधे कचहरी पहुंचती है, जहां पर वह मानस जो पेशे से वकील होते हैं और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका होता है, उन्हीं से उसी कचहरी में विवाह संपन्न हो जाता है। शीला सुधा के भाई के सहयोग और समझदारी के बदौलत आज आनंदपूर्ण जिंदगी जी रही थी, और उसके पति का घमंड चकनाचूर हो गया है। वह प्रतिशोध की ज्वाला जल रहा है। वह अपनी फिर से शादी करना चाहता है, पर उसे कोई भी भाव नहीं देता, क्योंकि पड़ोसियों ने शीला की दुर्दशा देखी थी। जिन घर में स्त्री का सम्मान नहीं, उस घर में कोई अपनी बेटी क्यों देना चाहेगा। इधर राजेश और सुधा को वंदना की चिंता सता रही थी। उन्हें एक सुंदर घर वर की तलाश थी। वंदना रोज की तरह कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ ने कहा, बेटा संभल कर जाना और किसी से ज्यादा बात मत करना। ठीक है माँ, कहती हुई कॉलेज का रास्ता पकड़ लेती है और सहेलियों के साथ पहुंच जाती है। में कॉलेज में प्रोफेसर राहुल उस पर कई दिनों से निगाहें लगाए बैठे हैं। वह किसी बहाने वंदना को अपने पास बुलाते हैं और इधर उधर की बिना मतलब की बातों में उलझाए रहते हैं। यह सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता है। वंदना उनके मकसद से अनजान रहती है, पर मन में यह जरूर सोचती है कि आखिर सर मेरे साथ इतना वक्त क्यों गुजार रहे हैं। एक दिन वह हिम्मत करके पूछ लेती है कि सर, आप मुझे बुलाकर मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं। मेरी पढ़ाई पर इसका असर पड़ रहा है। प्रोफेसर राहुल झट से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको आई लव यू कह देते हैं। वंदना शर्म से लाल हो जाती है और पसीने से भीग जाती है तथा वहां से भाग जाती है। यह सारा दृश्य उसकी सहेली आरती देख रही थी। अरे वंदना, क्या हुआ, तुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है। अब ऐसे ही वंदना घबराते हुए बोली, कल से मेरा कॉलेज आना बंद। पर क्यों, आरती बोली। इतना कहते ही वह दोनों कॉलेज कैंपस से बाहर आने लगी और वहां से रिक्शा लेकर अपने घर चली गई। घर जाने पर सुधा ने पूछा, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है। कुछ नहीं माँ, बस यूं ही मेरे सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। रात को वंदना की इसी उधेड़बुन में बीत गई कि सवेरे जब मैं कॉलेज के लिए तैयार नहीं होंगी तो फिर माँ से कहूंगी और पिताजी से कि कैसे क्या कहूंगी। सवेरे वंदना जब अपने समय पर नहीं उठी तो माँ ने आवाज लगाई, अरे वंदना अभी तक नहीं उठी। सब भाई बहन अपने स्कूल जाने को तैयार हो गए, सबसे पहले उठने वाली आज इतने पीछे कैसे रह गई। माँ, मुझे कॉलेज नहीं जाना, मेरी तबीयत खराब है।
एक दिन बीता, 2 दिन बीता, माँ कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर हुआ क्या है? इसी चक्कर में पड़ी थी कि आरती वंदना से मिलने घर आ जाती है। अरे यार वंदना, आजकल कॉलेज क्यों नहीं जा रही है? आरती ने वंदना को लगभग झंझोरते हुए कहा। अरे यार छोड़ ना, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। अच्छा तो महारानी क्या करेगी? कुछ नहीं, कुछ नहीं से मतलब मैं अपना एडमिशन दूसरे कॉलेज में कराना चाहती हूँ। पर क्यों? इस कॉलेज में क्या बुराई है? आज तक तो यह बात नहीं थी कि अब क्या हो गया। सुधा, वंदना बेटा जाओ, तुम आराम करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और आरती बेटा जाओ, तुम रसोई में से हम सब के लिए चाय बना कर ले आओ। आरती सोच में पड़ गई। आखिर आज चाची जी को क्या हुआ है जो मुझे चाय बनाने के लिए कह रही हैं? आरती जैसे ही रसोई में जाती है, पीछे से सुधा भी चली जाती है और आरती से कहती है कि बेटा, अगर तुम्हें कुछ मालूम है तो बताओ। आरती सारा दृश्य बयां कर देती है और आरती इसके पीछे अपने घर चली जाती है। शाम के वक्त जब राजेश अपने घर आते हैं तो सुधा सारा किस्सा सुना देती है। पहले तो राजेश आग बबूला होते हैं, पर बाद में सुधा के समझाने पर शांत हो जाते हैं। सुधा कहती है कि हमें तो अपनी बेटी की शादी करनी ही है। अगर वंदना को कोई पसंद कर रहा है तो और भी अच्छी बात है। लड़का प्रोफेसर है, एक मामूली क्लर्क से अगर शादी करनी पड़े तो दहेज भी कितना मांगते हैं कि हमारे बस की बात नहीं होती। आप ऐसा कीजिए कि कल आप उस लड़के से मिल लीजिए। राजेश ने जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूँगा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगले दिन राजेश प्रोफेसर राहुल के घर जाते हैं। राहुल जब उनको देखता है तो पूछता है कि आप कौन? राजेश अपना परिचय देते हैं तो वह खुश हो जाता है। राहुल अपने घर में अकेले ही रहता है। उसका परिवार दूसरे शहर में रहता है। राजेश का वह आदर सत्कार करता है। उसी समय राजेश बड़े गंभीर स्वर में पूछता है कि क्या आप मेरी बेटी से प्रेम करते हैं? प्रोफेसर साहब, राहुल ने सहमति का संकेत दिया। इससे राजेश बहुत खुश होते हैं। अच्छा ये बताओ कि शादी भी करना चाहते हो? हाँ तो ठीक है, अपने माता पिता को यह बात बता देना और जब उनकी सहमति हो उन्हें बुलाकर आगे बात बढ़ाई जाए। और इतना कहकर राजेश अपने घर आ जाते हैं और अपनी पत्नी से सब कुछ बता देते हैं। 2 दिन बाद राहुल के पिता आते हैं और राहुल उनको अपनी सभी बातों से अवगत कराता है। यह सुनकर उनके पिताजी कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। पर राहुल की माँ पूछती है कि लड़की कैसी है और दहेज में क्या दे रहे हैं? लड़की के पिता और क्या कह करते? माँ, वह शिक्षक है और मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। मैं खुद ही बहुत कमाता हूँ, माँ बोली। मेरी बहन मेरे तेरे लिए 10 लाख दिलवाने को तैयार है और तू है कि मुफ्त में लूटा जा रहा है। अगले दिन राहुल और उसके माता पिता राजेश ने घर पहुंचते ही राहुल के माता पिता वंदना और उसके परिवार से मिलते हैं और उससे शादी करने को राजी हो जाते हैं। अगले दिन पंडित जी को बुलाकर शुभ मुहूर्त निकाला जाता है और शादी की तारीख तय हो जाती है। वंदना और राहुल की शादी हो जाती है और दोनों बहुत ही खुश हैं। वंदना अपने सुखी संसार की कल्पना दिल में लेकर नए जीवन में प्रवेश करती है। राहुल वंदना कुछ दिन के बाद हनीमून की योजना बनाते हैं और मनाली जाते हैं। वहाँ वो एक दूसरे से प्रेम का इजहार करते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मनाली की मनोहर वादियों में खोए रहते हैं। उन्हें एक दूसरे के काम की खबर नहीं है। इसके बाद दोनों अपने शहर आ जाते हैं। वंदना की दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। जब राहुल कॉलेज जाने को तैयार होता है तो वंदना कहती है कि वह भी कल से कॉलेज जाएगी। राहुल कहता है कि अब तुम्हें पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? अब तुम सिर्फ मुझे पढ़ो, मेरी हर ज़रूरत को समझो, मेरा ख्याल रखो, घर परिवार संभालो और पढ़ाई से नाता तोड़ो। अब तुम्हें सिर्फ मैं देखूंगा और कोई नहीं, इसलिए तुम अब पढ़ने नहीं जाओगी। वंदना को राहुल की यह बात अच्छी नहीं लगी और सोचने लगी कि यह कैसा प्यार है जिस पर इतनी बंदिशें लगाई जा रही हैं। कल वही राहुल यह ना कह दे कि अब तुम सिर्फ मेरी हो, अपने माता पिता की नहीं हो। मैं क्या करूंगी? वंदना घर का सारा काम करके आराम कर रही थी। तभी राहुल घर आता है और कहता है कि वंदना, मेरे लिए चाय नाश्ता ले आओ और नाश्ते में गर्मा गर्म पकोड़े लेते आना। वंदना कुछ अलसाई और कहा कि चलिए ना।
बाहर का नाश्ता किया जाए, आज मेरा मन नहीं है। इस पर राहुल ने कहा, महारानी जी, मैंने शादी बाहर का खाना खाने के लिए नहीं की। मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है। राहुल, आप शादी के बाद बदल गए। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? नहीं, मैं तुम्हारे लिए नहीं बदल सकता। मैं पुरुष हूँ, बदलना मेरा काम नहीं है। औरतें अपने पति के लिए बदलती हैं, सहती हैं और घर का काम काज करती हैं। आगे से ऐसी बातें मेरे कानों में नहीं पड़नी चाहिए। इतना सुनकर तो मानो वंदना का सिर घूमने लगा कि यह क्या हो गया। राहुल का प्रेम कहाँ गया? मेरे अगर कमी होती तो राहुल मुझसे कहते, या इतनी बेरुखी शादी के पहले दिखाई होती तो मैं राहुल से कभी भी शादी नहीं करती। इस बेरुखी को सहते सहते आज 1 साल पूरे हो चुके थे। आज राहुल की शादी की सालगिरह है। वंदना थोड़ी उत्साहित है कि शायद अपनी शादी की सालगिरह पर राहुल उससे प्रेम का इजहार करे, पर निराशा ही हाथ लगी। कुछ दिन के बाद राहुल और वंदना सोए हुए थे, तभी वंदना को एक अलग तरह की खुशबू का एहसास होता है। वंदना कहती है कि राहुल, तुम्हारी कमीज से लेडी सेंट की खुशबू आ रही, कहाँ से आ रही है? राहुल चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अब मेरी जासूसी भी करने लगी हो। अपनी हद में रहो, मेरी जासूसी मत किया करो। तुम्हें रोटी कपड़ा और रहने को घर मिल रहा है ना, बस। कुछ दिन के बाद सुधा और राजेश बाजार जाते हैं। उन्हें अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने हैं। वो जैसे ही दुकान में प्रवेश करते हैं, देखते हैं कि राहुल किसी लड़की के साथ उसी दुकान में इश्क फरमा रहे हैं होते हैं। यह देखकर राजेश और सुधा हक्के बक्के हो जाते हैं और पूछ लेते हैं कि राहुल बेटा, यह क्या कर रहे हो? तुम्हारी शादी तो मेरी बेटी के साथ हुई है, यह कौन है? यह अच्छी बात नहीं है। राहुल कहता है कि मेरी शादी हुई है तो क्या करूं? आपकी बेटी के पल्लू से बंधा रहूं? मेरी मर्जी में कमाता हूँ, मुझे जो अच्छा लगेगा वही करूँगा। अच्छा, तो यह बात है। तो सुनो राहुल, कि इतना घमंड ठीक नहीं। यही बर्ताव तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुमको यही सब करना था तो तुमने शादी ही क्यों की? यही कहते हुए राजेश वहां से बिना खरीदारी के चल दिए। रास्ते में सुधा और राजेश कह रहे थे कि मैं अभी जाकर अपनी बेटी को साथ लेकर आता हूँ। अब मेरी बेटी वहां एक पल भी नहीं रहेगी। उधर घर जाकर राहुल वंदना पर गुस्सा उतारता है। कहता है कि मेरे तो भाग्य फूट गए जो ऐसे रिश्तेदार मिले हैं। वंदना, क्या हुआ? राहुल, क्यों इतने गुस्से में हो? तुम तो चुप ही रहो। क्यों मुझे परेशान करने के लिए तुम मुझे प्यार किया था? या अग्नि के 7 फेरों में यही कसम पंडित जी ने दिलाई थी? या तुमने अपने माता पिता से यही सीखा है कि पत्नी को कैसे रखा जाता है? इतना सुनते ही राहुल का गुस्सा 7वें आसमान आ जाता है और वह वंदना पर जैसे ही हाथ उठाता है, वहां राजेश पहुंच जाते हैं और राहुल का हाथ पकड़ लेते हैं। बस, अब बहुत हुआ, अब और नहीं। मैं समझता था कि तुम पढ़े लिखे इंसान हो, मेरी बेटी से प्रेम करते हो और उसे सम्मान दोगे, अपने रिश्ते को प्रेम और विश्वास के साथ निभाओगे। तुम तो एक शिक्षक के रूप में जाहिल से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं अपनी बेटी को अभी लेकर जा रहा हूँ और यह भी याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजेश अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ जाते हैं और वंदना अपने मायके में रहने लगती है। सुधा कहती है कि यह वही राहुल है ना जो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रहना चाहता था। हाँ माँ, हम लोगों से गलती हुई है। हमें पहले इसके बारे में अच्छे से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी और अपनी भी कुछ शर्त रखनी चाहिए थी। राजेश को लेकर अपने घर चले जा आते हैं, जहाँ सुधा अपनी बेटी के लिए पहले से प्रतीक्षारत है। वह अपनी बेटी को लेकर बहुत ही चिंतित रहती है। उसे देखते ही फवक फवक कर रोने लगती है। राजेश से कहती है कि हमारी गलती की सजा हमारी बेटी को मिल रही है। जो फैसला हमको बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए था, वह फैसला हमने बहुत ही जल्दी ले लिया। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि पानी पियो छान कर और बेटी की शादी करो 7 पीढ़ी जानकर। हमने तो एक पीढ़ी की भी जानकारी अच्छे से इकट्ठी नहीं की और बेटी की शादी कर दी। माँ, मुझे आगे अपनी पढ़ाई करनी है और मैं राहुल के पास कभी नहीं जाऊंगी, वंदना ने बीच में टोकते हुए कहा। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो। हम भी यही चाहते हैं। इतनी पढ़ाई तो जरूर करना जिससे राहुल का घमंड चकनाचूर हो जाए। वंदना ने अपनी पढ़ाई शुरू कर दी और उसके 2 महीने के बाद राहुल अपने माता पिता के साथ वंदना के घर आता है कि रिश्तों का समझौता हो जाए। राहुल के पिता कहते हैं
कि राहुल की यह पहली भूल है, आप लोग इसे माफ़ कर दीजिए और सब कुछ भूलकर फिर से नई जिंदगी की शुरुआत करने दीजिए। इस बात पर राजेश कहते हैं कि नहीं नहीं, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, बस एक बार ही चढ़ती है। व्यक्ति का चरित्र एक बार ही परखा जाता है, बार बार नहीं। मैं अपनी बेटी को फिर से उस शैतान के पास नहीं भेजूंगा। ऐसी बात सुनकर राहुल के पिता अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं कि तब मेरा बेटा आपकी बेटी को तलाक दे देगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे यह भी मंजूर है। राजेश भी कुछ उग्र रूप से बोले। इसके बाद राहुल के माता पिता वहां से चले जाते हैं। राहुल भी रिया के साथ लिव इन में रहता है और रिया से कहता है कि जब तक तलाक की प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक हम शादी नहीं कर सकते। जैसे ही फैसला हो जाता है हम शादी कर लेंगे। इस घटना के 6 महीने के बाद वंदना प्यारे प्यारे जुड़वे बच्चे की माँ बन जाती है और राहुल को इस बात की भनक भी नहीं लगती है। वंदना और राहुल का आखिरी फैसला आने वाला था। कचहरी में रोज की तरह भीड़ लगी हुई थी। वंदना अपने माता पिता के साथ कचहरी में गई थी। रास्ते में राहुल और रिया भी मिल जाते हैं। रिया वंदना को नीचा दिखाते हुए कहती है कि राहुल, तुमने अच्छा किया कि इस गवार से पीछा छुड़ा लिया, यह तो तुम्हारे लायक थी ही नहीं। तब वंदना कहती है कि कैसे इस बात को साबित करो। सच तो यह है कि राहुल मेरे लायक नहीं था। राहुल एक अहंकारी इंसान है, अहंकारी का तो पतन निश्चित है। मगर तुम राहुल की कौन लगती हो? तुम्हारा परिचय क्या है? मैं राहुल के साथ रहती हूँ, राहुल मुझे पसंद करता है। अच्छा, तो सिर्फ पसंद करने भर से बिना शादी के राहुल साथ रहती हो? तुम क्या हो? तुम जानती हो ना, तुम शादीशुदा हो ना, तुम अविवाहित हो। तुम क्या हो, सोचो जरा। नहीं मालूम तो मैं बताती हूँ, तुम राहुल की रखेल हो। जिस राहुल ने शादीशुदा पत्नी की कद्र नहीं की, वह तुम्हारी क्या करेगा, तुम समझ सकती हो। यह बोलते बोलते वंदना की सांस उखड़ गई। कचहरी का फैसला वंदना के पक्ष में आता है और नियम के मुताबिक राहुल की आधी तनख्वाह वंदना के नाम हो जाती है। इस फैसले से वंदना को थोड़ी राहत मिल जाती है। वह सोचती है कि अब मैं बिना विघ्न बाधा के अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हूँ और अपने बच्चों की परवरिश भी कर सकती हूँ। इधर वंदना जितने सुख चैन से जिंदगी बिता रही थी, वहीं राहुल का जीवन क्रोध और कुष्ठा से भर चुका था। जिस वंदना पर वह अधिकार जमाता और अत्याचार करता था, वह उसके हाथ से निकलकर मानो उसे अंगूठा दिखा रही थी। वह आत्मग्लानि से शर्मसार हो रहा था। अभी तलाक के कुछ ही दिन थे कि रिया उस पर शादी का दबाव बनाने लगी। रिया ने कहा कि राहुल, यह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। तुम मुझे पूर्ण रूप से अपनाओ और मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दो, नहीं तो मैं किसी दूसरे से शादी कर लूंगी। राहुल ने कहा, कुछ दिन शांत रहो, उसके बाद हम दोनों अपने माता पिता की इच्छा से शादी करेंगे। एक दिन वंदना का परिवार एक शादी समारोह में जाता है। वहाँ राहुल और उसके माता पिता भी निमंत्रित होते हैं। राहुल जब वंदना के पास दो बच्चों को देखता है तो उसे समझते देर नहीं लगती कि वह उसी के बच्चे हैं। वह परेशान हो जाता है तथा चीखने लगता है, कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, यह मेरे बच्चे हैं, मुझे चाहिए। वंदना बोली, जो इंसान अच्छा पति नहीं हो सकता वह किसी का पिता कैसे हो सकता है? वह अपने बच्चों को संस्कार कहाँ से देगा? जिसके पास जो रहता है वही वह अपने परिवार और समाज को देता है। तुम्हारे पास अपने बच्चों को देने के लिए क्या है, अहंकार के सिवा? राहुल, अगर तुम अच्छे इंसान होते तो तुम्हारे बच्चे तुमसे दूर ही नहीं होते। राहुल कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर केस करूंगा और तुमसे अपने बच्चों को ले लूंगा। तुमसे जो बन पड़े वह तुम कर लेना। ऐसा कहकर वंदना वहां से चली जाती है। राहुल वंदना के खिलाफ केस करता है पर वह हार जाता है। आज 2 साल बाद वंदना LLB पास कर चुकी है और अभी अपनी पढ़ाई जारी रखती है। राहुल और रिया में रोज ही शादी को लेकर तकरार होती है। एक दिन गुस्से में आकर राहुल कहता है कि चलो अभी मैं तुम्हारे साथ शादी कर लेता हूँ। रिया कहती है, ऐसे नहीं, मैं शानो शौकत से अपनी शादी करना चाहती हूँ ताकि वह वंदना देख सके कि शादी किसे कहते हैं और यह भी जान ले कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, इसके लिए तो पंडित जी से तिथि निकलवानी होगी और लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा। राहुल ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे यह मंजूर है। रिया बोली,
2 साल बाद वंदना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हो जाती है तथा उसके दूसरे दिन वह एक पत्र राहुल के नाम लिखकर साथ में मिठाई देकर वह राहुल के घर भेज देती है। वह पत्र में लिखती है, राहुल, मैं यह पत्र तुम्हें इसलिए नहीं भेजा है कि मैं तुमसे बड़ी अधिकारी हो गई हूँ, बल्कि इसलिए भेजा है कि दुनिया में कोई किसी से छोटा नहीं होता। जो ईमानदारी से मेहनत करता है उसे मंजिल जरूर मिलती है, तथा दुर्भाग्यवश कभी कभी नहीं भी मिलती है। तो कभी भी किसी के अच्छे कामों में कभी रुकावट पैदा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसके हौसले को बढ़ाना ही चाहिए। आज मैं तुम्हारे कहने में रह जाती तो मुझे यह मंजिल कभी नहीं मिलती और तुम तक सिमट कर रह जाती। आज से तुम्हारे धन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपना और अपने बच्चों की परवरिश बहुत सुंदर तरीके से कर सकती हूँ। मुझे मेरा जीवन मिल गया है। इस संघर्ष के बाद वंदना की सभी बहन शादी न करने की कसम खाती हैं और आजीवन अविवाहित रहती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।